हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र और मैं आपके सामने एक बार फिर प्रेजेंट हूँ अपनी दूसरी वीडियो के साथ। गाइज, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि मैंने सब कुछ आपके लिए कर लिया है प्लान और सारी स्ट्रैटेजी मैंने बना ली है और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो तैयार हो जाइए एक धमाकेदार क्लास के लिए। तो आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। आज मैंने, जैसे आपने लास्ट क्लास देखी होगी, मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको 4-5 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, जहां से आपको, मुझे उम्मीद है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं आपका कोर्स एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो आपका हो चुका है, हाउ टू क्रैक एनडीए एग्जाम। ये मैंने लास्ट वीडियो आपकी कराई थी। इसका सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया था, इसके स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको बताई थी और इसकी प्रिपरेशन कैसी होगी ये हम आज बात करेंगे। तो अगर आपको लास्ट क्लास का कुछ याद हो तो आपको एक मज़ेदार बात याद तो होगी। और दोस्त, वो मज़ेदार बात क्या थी? वो मज़ेदार बात ये थी कि आपको ग्रामर तो करना ही पड़ेगी, आपको वोकैबुलरी तो करना ही पड़ेगी। और दोस्त, बिना ग्रामर और वोकैबुलरी के आपका एग्जाम क्रैक होना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए पूरा सेशन प्लान कर लिया है ग्रामर और वोकैबुलरी का। अब हम आगे से, मैं जितने दिन तुम्हें पढ़ाऊंगा, हर दिन तुम्हारे लिए वोकैबुलरी की क्लास होगी। मतलब वोकैब की क्लास मैं अलग से लूंगा, दैट इज समथिंग एल्स। पर हर क्लास में जो भी मैं तुम्हें अभी पढ़ाने जा रहा हूं, हर क्लास में आपको मैं कुछ वर्ड्स वोकैब के कराऊंगा। अब कहाँ से शुरू करें वोकैबुलरी, कहाँ से ग्रामर शुरू करें, ये एक बड़ा सवाल होता है। देखो, वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है, याद होती रहती है भूलते रहते हो, याद होती रहती है भूलते रहते हो ना। तो मेरे पास एक ज़बरदस्त तरीका है तुम्हें वोकैब याद कराने का, जिससे तुम कभी जीवन में भूलोगे नहीं। और वो तरीका क्या है, आइए देखते हैं। देखो भाई, होता क्या है ना कि आपको अगर वोकैबुलरी कभी भी आप विजुअलाइजेशन से याद करेंगे तो नहीं भूलेंगे। किससे याद करेंगे? विजुअलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है, तुम्हें याद है कि तुम जो कहानी सुनते हो कभी भूल नहीं पाते हो, है ना। अगर तुम्हें किसी ने कोई सीन देखा है, तुम कभी भूल नहीं पाते हो। हमारा माइंड ऐसे ही वर्क करता है। जो हम देख लेते हैं, कहते हैं बहुत सिंपल है, जो मैं देख लेता हूँ वो मुझे ज़्यादा समय तक याद रहता है, जो मैं कर लेता हूँ वो मुझे और भी ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है, और जो मैं सुनता हूँ वो मैं जल्दी भूल जाता हूँ। तो इसलिए मैं आपको विजुअलाइजेशन से, ये एक बेहतरीन टेक्निक है जो ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज की गई है वोकैबुलरी या कुछ भी मेमोराइजेशन के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम विजुअलाइजेशन का कहाँ करेंगे? आपकी एनडीए की प्रिपरेशन में आपको वोकैब कराने के लिए करेंगे। तो वोकैब की तैयारी कहाँ से करें यार? वोकैब का सिलेबस एक बार ज़रा नज़र डालेंगे, क्या क्या आता है तुम्हारे पास। रूट वर्ड्स आते हैं, ठीक है, एंटोनिम्स आते हैं, आपने देखा, सिनोनिम्स आते हैं आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स में भी वर्ड्स आते हैं। उसके बाद वर्ड्स ऑर्डर, वर्ड्स के ऑर्डर भी आते हैं और भी कई तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। और ईडियम फ्रेजेस भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई वोकैब का सिलेबस तो है आपका बहुत बड़ा। तो तैयारी कहाँ से करें? हम तैयारी शुरू करेंगे रूट वर्ड से। ठीक है, क्योंकि रूट वर्ड्स अगर आपको एक बार आ गया तो ये जड़ है भाई। जड़ पकड़ लोगे तो टहनी तक अपने आप पहुंच जाओगे, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड्स पे वर्क करेंगे। अभी जो रूट वर्ड्स है ना, ये भी कई तरह से डिवाइडेड है, जिसमें से एक होता है सफिक्स और एक होता है दोस्त प्रीफिक्स। तो प्री का मतलब होता है जो पहले लग जाए, जैसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने अन कर दिया उससे पहले, इंपॉर्टेंट था ना, इंपॉर्टेंट से पहले तुमने अन कर दिया, तो ये अनइंपॉर्टेंट का मतलब हो जाएगा नॉट इंपॉर्टेंट। और ये अन क्या है? अन एक प्रीफिक्स है। तो कैसे याद रखोगे दोस्त? जो पहले आएगा वो प्रीफिक्स, जो बाद में आएगा वो सफिक्स। इसे अब मैं तुम्हें एक ऐसा सफिक्स कराने जा रहा हूं जो हर साल बहुत सारे कॉम्पैरेटिव एग्जाम में आता है और भर भर के आता है। वहीं से शुरू करेंगे। तो पहला सफिक्स क्या है? फोबिया। समझे? पहला सफिक्स क्या है? फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है?
सब जानते होगे। फोबिया का मतलब होता है दोस्त डर। अब ये कोई आम डर नहीं होता, ये जो डर होता है ना ये वियर्ड होता है। वियर्ड मतलब अजीब सा डर, एक ऐसा डर जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल डर है। तो फियर कैसा है? ये एबनॉर्मल फियर है। एबनॉर्मल का मतलब है मान लो कोई खाने से डर रहा है, कोई बिना वजह कुत्ते से डर रहा है, कोई चमगादड़ से डर रहा है, मेंढक से डर गया, छिपकली से डर गया, है ना। बिना छिपकली तो बड़ा कॉमन है, मतलब अगर तुम लड़की हो तो बड़ा कॉमन है छिपकली से डरना। बाकी लड़कों को क्या है, लड़के तो खैर लेट्स मूव फर्दर, ये तो है ही, लड़के तो पकड़ ही लेते हैं छिपकली। हाँ दोस्त, तो हम क्या करेंगे अब, सबसे पहले सबसे पहले अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और मैं आपको वर्ड याद कराऊंगा। ये कुछ वर्ड हैं, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ इन वर्ड्स को कॉपी करेंगे। सिर्फ वर्ड कॉपी करेंगे, मीनिंग कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ सिर्फ उसी तरीके से इसे याद करने का मतलब सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप वैसे करेंगे तो कभी जीवन में वर्ड नहीं भूलेंगे। वर्ड देखते रहिए, हर वर्ड के पीछे कहानी है, कहानी तुम्हारी तो वर्ड तुम्हारा। पहला वर्ड, ये वर्ड आप मेरे साथ कॉपी करते रहेंगे, इसके सामने एक लाइन छोड़ते रहेंगे। कैटॉप्ट्रोफोबिया, मोनोफोबिया, ट्राइकोफोबिया, शीटोफोबिया। 1 2 3 4 5 6, let's do 7. 7 is a good number, so let's do 7. Katsaridaphobia. Now let's see these words. ध्यान से देखिएगा, ये हो सकता है आपको बहुत टफ लग रहे हो, आपको दवाइयों के नाम जैसे लग रहे हो, आपको लग रहा हो यार ये मैं कैसे याद रख सकता हूँ, बट मेरा तुमसे वादा है ये बहुत जल्दी तुम्हें याद हो जाएंगे, शायद अगले 5 मिनट में। बट तुम्हें करना क्या है, हर वर्ड के पीछे एक कहानी है, कहानी तुम्हारी तो वर्ड तुम्हारा, कहानी पे ध्यान रखना। देखो दोस्त, यहां पे ये कह रहा है एक्रो। फोबिया का मतलब तो हम सबको पता है, ये है किसी ना किसी तरह के फियर, है ना। तो ये है किसी ना किसी चीज का फियर, फियर ऑफ, 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 फियर ऑफ। तो ये किसी ना किसी तरह का डर तो है ही। अब सवाल ये है एक्रो को कैसे याद रखोगे। देखो भाई, इसमें आ रहा है क्रो, क्या आ रहा है, क्रो, कौवा। कौवा उड़ता है, बस इतना ही याद रखना, डब्लू नहीं है, फिर भी तुम समझ सकते हो। तो CRO, क्रो। क्रो क्या है, कौवा। और कौवा कहाँ उड़ता है, ऊंचाई पे, ऊंची जगह पे। तो कौवा कहाँ उड़ता है, ऊंची जगह पे। फोबिया का मतलब है डर, तो आदमी को डर लगता है किससे, ऊंचाई से, हाइट से। तो ये हो जाता है फियर ऑफ हाइट। कहने का मतलब है ये आदमी पहाड़ पे जाने से डरेगा, ये कभी छत पे खड़े होकर नीचे नहीं झांकेगा, ये कभी जो पतली वाली दीवार पे हम चलते थे ना, इधर भी मतलब गिरने का डर होता था, इधर भी ऐसी हरकतें ये कर ही नहीं पाएगा, कब कपाता है। इसको क्या है, एक्रोफोबिया। कैसे याद रखोगे, कौवा उड़ा ऊंचाई पे, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। अगला वर्ड बैलिस्ट्रोफोबिया। भाई देखो, बी से होता है ब्लास्ट, बी फॉर बैलिस्ट्रो, और बी से होता है ब्लास्ट। और अगर तुम्हें करना है ब्लास्ट, मान लो तुम्हें किसी जगह पे ब्लास्ट करना है, तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, मिसाइल। अरे NDA वाले हो, बैलिस्टिक मिसाइल तो सुना ही होगा ना, बस तो सेम है ये, बी से बैलिस्टिक, बी से ब्लास्ट्रो। सो ब्लास्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ मिसाइल। ठीक है, आपको किससे डर लगता है, आपको मिसाइल से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं हम बैलिस्ट्रोफोबिया। अगला वर्ड क्या है, टॉप। आज मान लो कि तुमने उसको टॉप गिफ्ट किया, अरे उसको तो समझ ही गए होगा ना किसको, तो आज तुमने उसको टॉप गिफ्ट किया। तो ये बताओ, टॉप पहन के लड़की सबसे पहले कहाँ जाएगी। अभी टॉप पहना है उसने, सबसे पहले अब क्या करेगी। जो समझदार है ना, उसके दिमाग में आ गया कि टॉप पहन के सबसे पहले लड़की जाएगी शीशे के सामने, है ना। ऐसे तो नहीं है टॉप पहन के सीधे भागी चली जाएगी, तुमसे मिलने आ जाएगी या कहीं चली जाएगी, तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले टॉप पहनेगी। और टॉप पहन के लड़की जाएगी कहाँ पे, टॉप पहन के लड़की सबसे पहले कहाँ जाएगी,
मिरर के सामने, शीशे के सामने। तो कटॉप्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ मिरर्स। किससे डरा आदमी? मिरर्स से डरा। कटॉप्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ मिरर्स। अगला क्या है दोस्त? मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो ये वही वाला फोबिया है जो तुम्हें अक्सर हो जाता है और तुम फ़ोन करके बोलते हो सुनो आज ना मैं घर पे अकेली हूँ, मम्मी पापा कोई नहीं है, ठीक है? तो कोई तुमसे कहता है मैं आ जाऊँ, तुम कहते नहीं नहीं आना नहीं, पता नहीं पापा कब आ जाए, बस मुझे ना डर लग रहा है अकेला, तुम मेरे से थोड़ी देर बात कर लो। तो ये वही लड़की है। कैसे याद रखोगे? मोनो। मोनो का मतलब है सिंगल, फोबिया का मतलब है फियर। सो मोनोफोबिया इज फियर ऑफ बीइंग अलोन। अकेले नहीं रह पाती, अकेले मैं क्या करूं, अकेले कैसे रहूंगी? तो ये होती है कौन? मोनोफोबिक, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने पर डर। अब देखो इसमें आ रहा है ट्राई, ये दोनों सेम है। इसमें आ रहा है चीट। एक मिनट, CHAE है ये, ई नहीं होता। तो शेइटोफोबिया और ट्राइकोफोबिया ये दोनों सेम है। कैसे याद रखोगे? इसमें आ रहा है भाई ट्राई, ट्राई। अब ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब होता है 3 से। भाई हमारे पास ट्राई कलर फ्लैग है जो मैं भी आपको सेशन के एंड में दिखाता हूँ, जय हिंद वाली स्लाइड पे। तो हमारे पास ट्राई कलर वाला फ्लैग है। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो ऐसे याद रखोगे कि लड़कियां 3-3 लटे निकालती है, एक इधर से निकालती है, एक इधर से निकालती है, शाम होते होते एक अपने आप निकल आती है। तो कैसे याद रखोगे? लड़कियां 3-3 लटे निकालती हैं। कहाँ निकालती हैं? बालों में, बाल में निकालती है, ठीक है? तो मान लो कि अगर तुम बालों से डरते हो, तुम्हारी बड़ी सुंदर सी गर्लफ्रेंड थी, बस हुआ क्या कि तुम रेस्टोरेंट में गए थे, अच्छा सा रेस्टोरेंट था, सारा माहौल अच्छा था, इसने बाल खोल दिए और जैसे ही बाल खोले तुम चिल्लाते हुए भागे भूत भूत भूत। तुम्हें क्या था? ट्राइकोफोबिया या शेइटोफोबिया। दोनों का मतलब होता है फियर ऑफ हेयर। काय से डर लगता है दोस्त? बालों से लगता है। कैसे याद रखोगे? ट्राइको 3, शीटो भी वही होता है। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें देखो, गौर से देखो, साड़ी आ रहा है, साड़ी। एक पहेली से समझ जाओगे तुम। एक ब्राउन कलर का प्राणी जिसकी 8 लेग्स हैं, ब्राउन कलर का प्राणी 8 लेग्स हैं, और ये अक्सर किचन में पाया जाता है। लड़कियां इसको देख के चिल्ला जाती हैं। क्यों? क्या है ये? कॉकरोच। समझ गया ना? ब्राउन कलर का प्राणी 8 लेग्स, लड़कियां देख के चिल्ला जाती हैं। क्यों चिल्लाती हैं? उनको लगता है काट खाएगा साड़ी में। क्या लगता है? काट खाएगा साड़ी में। कौन? कॉकरोच। तो कटसरीदाफोबिया इज फियर ऑफ कॉकरोचेस। ठीक है दोस्त? तो समझ में आया तो मुझे बताना। इसी तरीके से हम हर दिन वोकैबुलरी याद करेंगे, ठीक है? रूट वर्ड्स, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सबके मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं आपको याद कराने के लिए। इस ट्रिक का नाम मैंने आपको बताया था विजुअलाइजेशन, और इसको हम निमोनिक्स के नाम से भी कहते हैं। निमोनिक्स.com के नाम से आपको ऑनलाइन एक डिक्शनरी भी मिल जाएगी। आप चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से वर्ड्स आप सीख कर सकते हैं, लाइन राइट कर सकते हैं। तो निमोनिक्स नाम है इसका डिक्शनरी का, और इस ट्रिक का नाम भी निमोनिक या विजुअलाइजेशन है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड ट्रिक है, किसी कहानी, किसी कॉमेडी, किसी सटायर से ऐड करके वर्ड को याद करने की। खैर, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये है कि सर ग्रामर में कैसे पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे? बच्चे को लगता है कि आज ग्रामर की मेरी पहली क्लास है तो ये सर तो आज अनाउंस कराने वाले हैं, या फिर बच्चे को क्या लगता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लग रहा है सर मुझे, तो आज आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा दो, है ना? या फिर बच्चे को लगता है आज टेंसेस होंगे, आज पहली क्लास है, यही सब तुमने पढ़ा है ना? पर दोस्त यहाँ ना कहानी थोड़ी अलग है। जब हम अंग्रेजी की बेसिक्स की बात करते हैं ना, तो सारी भाषा अपने आप में एकदम कनेक्टेड है। अगर तुम्हें एडजेक्टिव्स नहीं आते हैं तो तुम्हें एडवर्ब्स परेशान ज़रूर करेंगे, ठीक है? और अगर तुम्हें एडवर्ब्स नहीं आते हैं तो तुम इन्वर्जन में परेशान हो जाओगे। अगर तुम्हारे टेंसेस वीक हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे करोगे? इट्स लाइक जैसे तुम्हारे पास एक बाइक है और बाइक के अंदर अगर एक पुर्जा ख़राब होता है ना तो पूरी बाइक में से आवाज़ आने लगती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको हर पोर्शन पे इक्वली मेहनत करना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको आज कुछ धमाकेदार देने जा रहा हूँ।
मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 8 यूनिवर्सल रूल। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्त? 8 यूनिवर्सल रूल। और यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश की जो ग्रामर है बिल्कुल बेसिक से इसमें आप पढ़ेंगे। और इन 8 रूल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इन 8 रूल पे अंग्रेजी भाषा टिकी है। कहने का मतलब है कि अगर इन 8 में से किसी भी एक रूल को आप तोड़ देंगे या फिर आप उसको स्किप कर देंगे, स्किप का मतलब है छोड़ के सेंटेंस बना देंगे, किसी भी रूल को या तो तोड़ देंगे या फिर छोड़ देंगे, तो याद रखिएगा कि सेंटेंस बन ही नहीं सकता। कहने का मतलब है अगर कोई भी सेंटेंस बनेगा तो जो मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूं 8 यूनिवर्सल रूल्स, अगर सेंटेंस बनेगा तो या तो इसमें से बनेगा, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर, किसी आर्टिकल में तुम देख लेना, अगर सेंटेंस बना तो इनमें से किसी एक से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं रूल नंबर 1 की। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये मत सोचना रूल पढ़ा रहा हूँ इतने खतरनाक होंगे, बहुत बेसिक है और इस बेसिक में ही ये 8 रूल कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले रूल पे चलते हैं। सबसे पहली चीज तुमने जीवन में क्या सीखी? जब तुम बड़े हुए तुम्हें बनाना सिखाया, बेटा ये यूं करो, बीच में डंडा काट दो, ये बन गया ए। यहां से शुरू करा था, मतलब आपने सबसे पहले 2 सीखे लेटर्स, लेटर्स के बाद हमें मिले वर्ड्स, वर्ड्स से हमें बने सेंटेंसेस। यही तो कहानी है। तो इसका मतलब है कुछ भी वर्ड लिख दोगे तो सेंटेंस बन जाएंगे। अगर मैं लिख दूंगा गो रमेश गुड काइंड बॉय ब्यूटीफुली, यहां तो 2 क्या, यहां पे बहुत सारे वर्ड हो गए, गो रमेश गुड काइंड बॉय ब्यूटीफुली, पर ये वर्ड ही रहे, ये कोई सेंटेंस नहीं बना। अब तुम कहोगे सर सेंटेंस के लिए तो सेंस आना चाहिए। देखो ये जो सेंटेंस के लिए सेंस आना चाहिए ये बात तो सही है, पर ग्रामेटिकली भी 2 चीजों का होना जरूरी है। जो आप बता रहे हैं वो आप इन टर्म्स ऑफ सेंस बता रहे हैं, मतलब जो आप सोच रहे हैं कि सर इसमें कोई सेंस नहीं है इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। सेंस का होना तो है ही जरूरी, पर उससे पहले ग्रामेटिकल इलिजिबिलिटी है सेंटेंस की, जिसका होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है कि ग्रामेटिकली सही वो कब होगा, जब उसके अंदर 2 चीजों का होना जरूरी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, तभी बनेगा सेंटेंस। समझे मेरी बात दोस्त? तो सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब आएगा तभी सेंटेंस बन सकता है, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। क्या तुमने कभी कोई ऐसा सेंटेंस सुना है जिसमें सब्जेक्ट ही ना हो? क्या तुमने कभी कोई ऐसा सेंटेंस सुना है जिसमें वर्ब ही ना हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं व्हाट अ शॉट, या मैं कहूं हाउ ब्यूटीफुल, या फिर मैं कहूं वर्क हार्ड। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा सर इसमें तो कोई वर्ब है नहीं। भाई जब मैं कहता हूं व्हाट अ शॉट तो इसका मतलब होता है इट इज अ गुड शॉट। मैं कहता हूं इट इज अ गुड शॉट, तो मैं मेंशन करूं ना करूं भाई इस तो आएगा ना, और इस क्या है, वर्ब है। इसी तरीके से जब मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुल, तो क्या मतलब है कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल या इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इन द सेम मैनर हार्ड वर्क का क्या मतलब है? हार्ड वर्क का मतलब है यू वर्क हार्ड। भाई यही तो मतलब है, इसमें यू मेंशन करो या नहीं, वो यू तो होता ही है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर मैंने तुमसे कहा कैच इट तो क्या मतलब हुआ? यू कैच इट, यही तो मतलब हुआ है ना। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि ऐसे सेंटेंसेस नहीं हो सकते जिनके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब में से कोई भी एक चीज गायब हो। सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं पहले रूल पे। तो आपने ये तो समझ लिया कि हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है। तो आइए सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ी और छानबीन करते हैं। तो देखिए जो सब्जेक्ट होता है ना बेचारा भोला वाला सीधा साधा होता है। सब्जेक्ट के साथ आप लगा देंगे वर्ब तो बन के आएगा सुंदर सा सेंटेंस। तो ये ना एक जोड़ा है, सब्जेक्ट और वर्ब का एक जोड़ा है। जोड़े क्या मतलब है? देखिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें जोड़े में, आपके कान जोड़े में है ना, 2 हैं, 2 नॉस्ट्रल्स हैं, 2 आंखें हैं, और भी बदन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जोड़े में हैं, हाथ जोड़े में। तो ऐसा ही ये जोड़ा है। इस जोड़े में ना आप इसे मान सकते हैं मेल और इसे मान सकते हैं फीमेल।
ये मैं बताऊंगा मैंने क्यों बोला, और उसके बाद बना सेंटेंस। तो ये जो बेचारा ये होता है ना सब्जेक्ट, ये बड़ा सीधा साधा भोला भाला होता है। सीधा साधा भोला भाला का क्या मतलब कि ये या तो होगा बेचारा सिंगुलर या फिर होगा प्लूरल। कहने का मतलब है या तो आप लिखेंगे बॉय या लिख सकते हो बॉयज, या तो आप लिखेंगे किंग या लिख सकते हो किंग्स, या तो आप लिखेंगे मैंगो या फिर लिख सकते हो मैंगोस। कभी आपने सुना है मैंगोइंग, कभी आपने सुना है मैंगॉन, कभी आपने सुना है आई एम बॉइंग, कभी आपने सुना है ही इज किंग्ड? नहीं होता ना। तो ये बेचारे नाउन होते हैं, है ना। ये सब्जेक्ट जो होता है ये या तो नाउन होता है या फिर नाउन इक्विवेलेंट होता है। अब सवाल ये नया बात बोल दी सर नाउन इक्विवेलेंट। भाई देखो परेशान मत हुआ करो, कोई भी टर्म अगर खतरनाक आता है उसको सोच के हम परेशान नहीं होंगे। देखिए नाउन इक्विवेलेंट का मतलब है कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के बराबर है, नाउन के जैसा, जैसे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो ये क्या कह रहा है कि या तो ये सिंगुलर होगा बेचारा या फिर प्लूरल होगा। अब कहानी आती है वर्ब की, ये बहुत तेज है। अगर आपको मिला ईट तो देखिए क्या क्या हो सकता है। ईट, ईट्स, एट, ईटन और ईटिंग। हर वर्ब की दोस्त कितनी पॉसिबिलिटी? 5 पॉसिबिलिटी। हर नाउन की, गरीब आदमी है बेचारा, लड़का है, कौन पूछ रहा है इसको सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, बस कहानी खत्म। पहले सिंगुलर, शादी के बाद प्लूरल रहेगा वही बॉय का बॉयज। ये बहुत तेज है। ये क्यों है? मैंने बताया ये लड़की है, और आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो पिंक से याद रख सकते हैं, पिंक से बताऊंगा मैं तुम्हें, है ना। तो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये ना लड़कियों का कलर, लोग बोलते हैं लड़कियों का कलर है पिंक, पर लड़कों का कौन सा कलर है? क्या पहनोगे तुम? तुम्हारा कोई कलर ही नहीं है, बस तुम पिंक पहनोगे तुम्हारे साथ कांड हो जाएगा, है ना। लोग बोलते हैं कि भाई पिंक लड़का होकर पिंक पहन रहा है, मजे बनेंगे तुम्हारे, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। तो हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज। तो ये कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ये वाली सिंगुलर, ये वाली सेकंड फॉर्म, ये वाली थर्ड फॉर्म, और इसको आप आईएनजी कह सकते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ये इनके एग्जैक्ट ग्रामेटिकल नेम्स नहीं है, ये आपको समझने के लिए और याद करने के लिए मैंने बता दिया दोस्त कि ये इन सब के साथ ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, ये सिंगुलर, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये आईएनजी फॉर्म। अब मजेदार बात क्या है कि इसकी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी 5। तो मुझे ये कैसे पता लगेगा यार किसके साथ में कौन सी वर्ब लगाऊं? तो बस 8 यूनिवर्सल रूल इसी बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब वर्ब होती है ना, वर्ब पहले ही उल्टा चलती है भाई। जब तुम लिखते हो ईट, जब तुम लिखते हो गो, जब तुम लिखते हो रन, जब तुम लिखते हो विन, तुम्हें लगेगा ये सिंगुलर है, लग भी सकता है। और मैं बहुत क्लासेस में ऑफलाइन जहां भी पूछता हूं, बच्चे कहते हैं सर सिंगुलर, सर सिंगुलर। नहीं भाई साहब, ये प्लूरल है, याद रखिए। ऑल द वर्ब्स आर नेचुरली प्लूरल। जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो पहले से प्लूरल होती हैं। ऑल द वर्ब्स आर नेचुरली प्लूरल। और आगे की बात क्या है? व्हेन वी ऐड एस और ईएस, अगर हम एस और ईएस लगा देंगे वर्ब के साथ तो ये कैसी हो जाती है? याद रखना, ये सिंगुलर हो जाती है। ये कहानी इसकी याद रखनी है। एस या ईएस लगाते ही ये सिंगुलर हो जाती है। अब मैं अगर लिख देता हूं ईट्स, सिंगुलर, goes singular, runs singular, wins singular, तो ये सारे कैसे हैं? सिंगुलर। ये सारे कैसे हैं? प्लूरल। अब मजेदार बात, अब बात यह है कि सर फिर वर्ब कैसे लगेगी? देखिए, अगर आप कह रहे हैं बॉय, तो बॉय क्या है? सिंगुलर। तो आपको वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर लगाना पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी अपने साथ कैसी लेगा? सिंगुलर। और अभी मैंने सिखाया आपको सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? एस और ईएस वाली। ठीक है दोस्त। अगर सब्जेक्ट है प्लूरल
तो आप जानते हैं वो अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल, मतलब विदाउट एस और एस वाली। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर तुम कह रहे हो बॉय तो तुम्हें कहना पड़ेगा ईट्स, लेकिन अगर तुम कहते बॉयज तो तुम ईट्स, ईट ही कहना पड़ता, ईट्स नहीं कहना पड़ता। या अगर तुम कहोगे किंग तो तुम्हें कहना पड़ेगा किंग रन्स, बट अगर तुम कह दोगे किंग्स तो तुम्हारा रन से काम चल जाएगा। क्लियर हुई कहानी? अब इसको मैं आपको एक टेबल से समझाता हूं, ये टेबल आपको हमेशा हेल्प करेगी। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सारी वर्ब्स पहले से नेचुरली पहले से प्लूरल होती हैं, एस या ईएस लगा के वो सिंगुलर बन जाती हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल मैं आपको दे रहा हूं, दिस टेबल गोना हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कहीं भी अगर आप भूलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक भूलते हैं तो ये फर्स्ट रूल आपको हमेशा काम आएगा। देखो, वी यू दे, और इसमें मैंने लिख लिया बर्ड्स, ये सारे के सारे हैं दोस्त प्लूरल, इतना तो पता ही है। ही शी एट, और यहां पे मैंने लिख लिया बर्ड। अब ये सारे के सारे सिंगुलर है, इतना तो पता ही है। अब एक होता है इन सब में आई, ये आपको अक्सर परेशान करता है, पर मैं आज आपको इसे क्लियर कर दूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम कहेंगे वी गो तो शी गोस, अगर मैं कहूंगा यू प्ले तो शी प्लेस, अगर मैं कहूंगा दे वर्क तो इट वर्क्स, अगर मैं कहूंगा बर्ड फ्लाइज, बर्ड्स कर देते हैं ना इसे, एक साइड हमें प्लूरल रखना था। तो बर्ड फ्लाइज, तो बर्ड क्या हो जाएगा, बर्ड्स फ्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, और यहां पे हो गया बर्ड फ्लाइज। अभी इसे क्लियर कर लेते हैं। देखो, इसको याद रखने का एक और आसान तरीका है, अगर आपने एस और ईएस यहां पर यूज नहीं किया है, कहां पर, यहां पर यूज नहीं किया है, ठीक है, जैसे यहां नहीं किया तो यहां करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में नहीं लगेगा तो वर्ब में लगाना पड़ेगा, अगर यहां यूज कर लिया है तो यहां नहीं करना होगा। समझ आ गई बात? तो अगर ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, मजेदार बात है ये। अच्छा भाई, अब आई क्या है? वैसे तो आई होता है सिंगुलर, बट ये वर्ब अपने साथ हमेशा प्लूरल लेता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं आई गो, आई रन, आई प्ले, आई ईट, आई लव। कभी तुमने किसी कहा आई लव्स यू, क्या भी मत देना, बहुत बेइज्जती वाली बात है। तो तुम्हें क्या कहना पड़ेगा, आई लव यू। तो ये हमेशा कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब। ये हम जैसा होता है, जैसे हम नहीं होता, हम हिंदी में लखनऊ वाले बोलते हैं कि हम ये नहीं करते, राजा महाराजा बोलते थे हम ये नहीं करते, तो वो प्लूरली यूज करते थे आई को। अंग्रेज भी ऐसी आई को प्लूरली यूज करता है। इन सब के साथ आप यूज करते हैं इज, इन सब के साथ आप यूज करते हैं आर, आई के साथ एम, पता ही है। इन सब के साथ आप यूज करते हैं वॉस, इन सब के साथ आप यूज करते हैं क्या, वर, आई के साथ वॉस। इन सब के साथ आप यूज करते हैं हैस, इन सभी के साथ आप यूज करते हैं हैव, और आई की कहानी एक बार फिर से अलग है, हैव। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और सारे ही कॉम्पैरेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन है छोटा सा, अगर मैं कोई बाज होता तो मैं ऊंचा उड़ता, इफ आई वर एन ईगल आई वुड फ्लाई हाई।
जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चा इसको देखते ही भड़ाक से एक्शन पकड़ लेता है कि एरर कहाँ है, और मुझे भी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारों ने इसको पकड़ा होगा कि एरर कहाँ है। तो सुनो भाई आगे की कहानी, ठीक है। तुमने इसको पकड़ा, तुमने पकड़ा एरर, तुमने कहा सर ये रहा एरर, आई के साथ सर वर थोड़ी आ सकता है, आई के साथ तो अभी आपने वॉज बताया है, ये आपने लिखा भी था, मैंने भी माना नहीं आ सकता। पर दोस्त ये है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद है ये, अपवाद। अपवाद का मतलब है कि यहां पे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप यूज कर सकते हैं। कौन सा केस? इन केस ऑफ hypothetical sentences, in case of hypothetical sentences use were। आप वर का इस्तेमाल करेंगे जब आप हाइपोथेटिकल सेंटेंस की बात करेंगे, आप वर का इस्तेमाल करेंगे। यूज वर कैसे? irrespective of the subject। अब इसका क्या मतलब हुआ? irrespective of the subject का मतलब है दो सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, ही, दे, ही, शी, मुन्नी, भूरी, पारो, अत्तो, कुछ भी हो, आपको क्या यूज करना है दोस्त? आपको वर यूज करना है अगर काल्पनिक बात हो रही है। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? इमेजिनरी। अगर काल्पनिक बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे आई से मतलब नहीं है, मैं कुछ और भी लिखता। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, इफ शी वर अ क्वीन शी वुड रूल। अगर वह रानी होती तो वह क्या करती? राज करती। ये सेंटेंस कैसा है? शी के साथ वर। बच्चा देखेगा बिदक जाएगा, वॉज लगा देगा, गलत हो जाएगा ना भाई। वो अगर वॉज लगाओगे तो इसका मतलब होगा इफ शी वॉज अ क्वीन का मतलब है अगर वह रानी थी। तुम थी थोड़ी कहना चाह रहे हो, तुम कहना चाह रहे हो होती। ऐसे ही जब तुमने कहा इफ आई वॉज एन ईगल, अगर तुमने यहां पे गलती से वॉज लगा दिया जो कि गलत है, तो मतलब क्या होगा? अगर मैं ईगल था। तुम ये थोड़ी कहना चाह रहे हो अगर मैं ईगल था, तुम कहना चाह रहे हो अगर मैं ईगल होता। तो इसलिए आप क्या यूज करेंगे? आप शी के साथ वर का ही इस्तेमाल करेंगे। समझ आया? शी, आई, शी, ही, कुछ भी। क्या बोला मैंने? इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस यूज वर। वर का इस्तेमाल करेंगे चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। ठीक है दोस्त, समझ आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये था आपका रूल 1। इसको क्या बताया मैंने? एक बार बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैं समझा देता हूँ 10 सेकंड में। मैंने बताया कि अगर आपको कभी भी कोई सेंटेंस बनाना है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो सेंटेंस नहीं बन सकता। और दो चीज़ें वो क्या हैं? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सब्जेक्ट बेचारा नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा, हमेशा सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इन सारी पॉसिबिलिटीज़ पे हम आगे बात करेंगे। इनमें से 2 पॉसिबिलिटीज़ हमने उठाई और मैंने आपको बताया ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है और ये वाली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और इस बेसिस पे मैंने आपको एक टेबल भी दी। कहाँ गई आपकी टेबल? ये रही आपकी टेबल। मैंने आपको बताया दिस टेबल गोना हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इन द सेम मैनर मैंने आपको बताया कि आई को थोड़ा हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ये आई का मैंने बॉक्स बना दिया है। और फिर लास्ट में मैंने आपको इसी रूल का एक अपवाद मतलब एक्सेप्शन दिया। उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप बेफिक्र रहिए, टाइगर जिंदा है। आपको एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अगर डाउट आएगा तो। चलो भाई, तो ये था हमारा रूल 1। रूल 1 याद रखिएगा क्या है? रूल 1 का नाम था बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये था पहला रूल था आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल 2। अब देखिए रूल 2 क्या बताता है आपको। इसको आप जानते ही होंगे, आपने कभी ना कभी इसको देखा ही होगा। डिड, डू, डस।
जरा 10 सेकंड सोच के बताइए क्या होता है डिड डू डस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिड डू डस, क्या होता है ये, हाउ डू यू अंडरस्टैंड डिड डू डस। देखो भाई, डिड डू डस, मुझे आपने सोचा होगा, किसी ने वर्ब सोचा होगा, किसी ने हेल्पिंग वर्ब सोचा होगा, किसी ने कुछ और सोचा होगा, बट जो इसका एग्जैक्ट नेम है ना दोस्त, वो है ऑक्सिलरी वर्ब। अब फिर सवाल आया दिमाग में, सर ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। दोस्त ऑक्सिलरी वर्ब होती है एक ऐसी वर्ब जो कभी तो काम करती है किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह, ठीक है, और कभी ये काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो जरा ध्यान से सोचिए कि मैंने क्या बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, कभी तो काम करती है मेन वर्ब की तरह और कभी काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब एक मजेदार बात है, जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग, ये बात याद रखनी है। क्या बताई मैंने, जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। तो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका। तो अगर मैं तुमसे पूछूं डिड डू डस, क्या मतलब होता है डिड डू डस का, तो डिड डू डस का मतलब होता है करने से। क्या मतलब होता है, करने से, कुछ काम के करने से, ठीक है। जैसे अब देखो, एक्चुअल मीनिंग से परेशान मत हो। तुम सोच रहे हो कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो एक्चुअल मीनिंग का मतलब है, अगर मैं तुमसे पूछूं रन, क्या मतलब है, तुम कहोगे दौड़ना। अगर मैं पूछूं तुमसे गो, क्या मतलब है, तुम कहोगे जाना। कम, आना। ईट, खाना। ऐसे ही डू, करना, तो ये करना बताती है। जैसे देखिए, जैसे रूल्स आगे बढ़ते जाएंगे ना थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये 2 रूल शुरू के बहुत आसान है, तीसरे वाले में मजा आएगा। एक सेंटेंस मैंने आपको डू से दिया है, एक डिड से और एक डिड से। इसमें आपने क्या सीखा, देखिए आई डू का मतलब है कि मैं करता हूं, तो यहां पे क्या कर रहा है, आई डू इट फॉर माई फैमिली, ऐसा मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। शी डज इट ऑनेस्टली, उसने ऐसा ईमानदारी से किया। एंड दे डिड दैट ओनली फॉर मनी, ऐसा उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए किया था। तो देखिए डिड तो बस सिर्फ पास्ट बता देता है, ये दोनों प्रेजेंट बताते हैं, पर हमेशा इनका मतलब सेम ही होता है। समझे दोस्त, इनका हमेशा जितनी बार भी मतलब आता है ना, इनका हमेशा हर बार मतलब सेम ही आता है करने से, जब भी ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो क्या करेगा। तो याद रखो, जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है अकेली आएगी नहीं। जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी अकेले नहीं आएगी, अपने साथ लेगी हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब। जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी अकेले नहीं आएगी, अपने साथ एक मेन वर्ब लेगी, ठीक है। तो ये बात तय हो गई कि दोस्त डिड, डू या फिर डस, जब भी हेल्पिंग वर्ब होंगे अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ एक मेन वर्ब लेंगे। और वो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी, मैंने आपको बताया था हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज, ईट, ईट्स, एट, ईटन और ईटिंग। तो ये वाली फर्स्ट फॉर्म पिछले पेज पे हमने देखा, ये वाली सिंगुलर फॉर्म पता है हमें, अभी हम ये दोनों पढ़ चुके हैं, ये वाली सेकंड फॉर्म, ये वाली थर्ड फॉर्म और ये वाली आईएनजी। तो दोस्त क्या आपको याद रखना है, डिड डू डस कहीं भी दिख जाए, कहीं दिख जाए, आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगा देना, ठीक है। क्या करोगे, आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। कैसे, कहां कहां देखने को मिलेगा, सिर्फ 3 यूसेजेस हैं अंग्रेजी भाषा में डिड डू डस के, तीनों मैं आपको अभी 5 मिनट में खत्म कर देता हूं। पहला तो जब सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव, अरे प्रश्नवाचक, तब आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे
डिड यू सेंड द पार्सल। अभी क्वेश्चंस देखते रहिए, अभी हम इस पे बात करेंगे। या फिर डज शी वर्क्स फॉर आवर कंपनी। एक डज से दिया, एक डिड से दिया, एक डू से। तो ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मैंने इसमें किया है वर्ब लगाई हैं, बट याद रखिए इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसी तरह से आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। जो गलतियां हो रही हैं, देखिए गलती क्या हुई, डिड यू सेंड, है ना, याद रखिएगा सेंड। बहुत सारे ऐसे होंगे जब मैंने लिखा होगा तो उन्होंने कॉपी कर लिया होगा, उन्हें नहीं पता होगा ये वाली गलती है। जिसकी अंग्रेजी थोड़ी ठीक होगी वो समझ गया होगा कि एरर कहाँ था। तो सेंड क्या है दोस्त, ये सेकेंड या फिर थर्ड फॉर्म है, तो ये तो नहीं आ सकती, आपको कहना पड़ेगा सेंड। ठीक है, सो डिड यू सेंड द पार्सल। ऐसे ही डज शी वर्क्स, नहीं हो सकता। अब तुम सोच रहे होगे सर अभी तो बताया था शी के साथ एस या एस लगता है ना, अभी पीछे बताया ना, ये देखा ना तुमने, ये शी के साथ एस या एस लग रहा है, तो सर एक बात बताओ आगे क्यों नहीं लगवा रहे हो। दोस्त मेरे कहानी को समझने की कोशिश करो। ये जो डज आया है ना, ये शी के प्यार में ही तो आया है, क्योंकि शी आया, शी सिंगुलर था तो डज सिंगुलर था, तो दो सिंगुलर नहीं लगाओगे, ये वर्क्स गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, डज शी वर्क, बस। ऐसा ही जो तीसरा है, डू यू ज्वाइनिंग दी, डू यू ज्वाइनिंग ना, डू यू ज्वाइन, तो डू यू ज्वाइन दी ऑफिस रेगुलरली, क्या तुम ऑफिस रेगुलरली ज्वाइन करते हो या जाते हो। विजिट कहना चाहिए, वैसे तो ज्वाइन बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, बट द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड डिड डू डस के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तीन तरीके से यूज होगा, सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, दूसरा अगर आपको यहां पे सेंटेंस मिल जाए नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कौन से होते हैं भाई, जिसमें नॉट आता है, नकारात्मक वाक्य जितने होते हैं उन सब में भी आपको डिड डू डस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो भी आप डिड डू डस का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। जैसे I do not help a slacker। स्लैकर का क्या मतलब होता है, कामचोर, जो काम से जू चुराता है, काम नहीं करना चाहता, उसकी मैं मदद नहीं करना चाहता। ऐसे ही she does not भी लिख सकते हैं, doesn't भी लिख सकते हैं, doesn't इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, she doesn't work only for money। और तीसरा सेंटेंस we did not hurted the man। हमने उस आदमी को हर्ट नहीं किया था। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से एरर मिल सकता है, भाई हर्टेड कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो हर्ट की तीनों फॉर्म हर्ट ही होती हैं, हर्ट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म हर्ट ही होती है, याद रखिएगा, सेम होती है। ठीक है, दूसरी बात, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे हर्ट कर देंगे। बाकी सारे सेंटेंस सही है, वर्क ठीक है, हेल्प ठीक है। तो डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म कहां कहां, या तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा। और तीसरा और मजेदार है एम्फेसाइजेशन। अब दोस्त मेरे एम्फेसाइजेशन का क्या मतलब होता है। एम्फेसाइजेशन का मतलब होता है किसी बात को जोर दे के कहना, किसी बात में दम लगा के कहना।
ठीक है, जैसे जैसे हाँ मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई ना कोई, घर में आस पड़ोस में या फिर दोस्ती में रिश्तेदारी में एक चरसी अंकल होते हैं। ये चरसी अंकल कौन होता है? इनका काम होता है कि तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे घर में चरस बोना। ये वही होते हैं, अरे बेटा कब से तैयारी कर रहे हो, पेपर निकालोगे भी कोई, ये नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारा, कुछ और कर लो, पापा के बिजनेस में लग जाओ। ठीक है, ये वही वाला है। तो आज होता क्या है, ये अंकल आते हैं तुम्हारे घर, चरसी अंकल। मौसम बहुत अच्छा है, सब कुछ जीवन में बहुत सुखी तुम्हारे भी चल रहा है, टीवी चल रहा है, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं, ठीक है, सब बैठे हैं। अंकल आते हैं, आके तुम्हारे पापा से कहते हैं, शर्मा जी नमस्ते, त्रिपाठी जी की लड़की का सिलेक्शन हो गया, आईएएस ऑफिसर बन गई है। तुम्हारे पापा ने कहा, त्रिपाठी पान वाला? अरे शर्मा जी अब पान वाला नहीं गई है, उसको लड़की आईएएस हो गई है। और अपने बंटी का क्या रहा? एनडीए का पेपर दिया था, कुछ हुआ? तुम्हारे पापा ने तुम्हें देखा, जैसे कह रहे हो तुमसे कि बेटा साबुन की शक्ल में तू तो निकला केवल झाग, आगे का तुम्हें पता ही है। खैर, तो होता क्या है दोस्त, ये चरसी अंकल ने इतना काम किया, पापा का मूड खराब, सबका मूड खराब, और ये बोला शर्मा जी मैं चलता हूँ, ज़रा कुछ काम था, सोचा यहाँ से गुजर रहा था तो अच्छी खबर देता जाऊँ अपने बंटी को। और बंटी का मूड को क्या हुआ ये भी तुम्हें पता है। बंटी अपने कमरे में चला गया, रिमोट रखा, पकौड़ी जो खा रहा था वो हाथ में से वहीं टेबल पे रख के चला गया, और पापा का लेक्चर शुरू हो गया। पढ़ता ही नहीं है जी, कह रहा था लैपटॉप दिला दो पढ़ाई करनी है, स्पीकर फ़ोन दिला दो पढ़ाई करनी है, जो जो चीज़ें इसने कही, इंटरनेट लगवा दो पढ़ाई करनी है, पता नहीं कैसी आवाज़ें आती हैं इसी क्लास में से, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करता नहीं है ये। मान लो ऐसा कुछ बोल दिया, बहुत देर हो गई ना, कितना सुनोगे। तुम आए बाहर निकल के और तुमने आके कहा, जब बार बार कहे जा रहे हैं पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है, क्या बोलोगे? तुमने कहा आई डू स्टडी। क्या मतलब हुआ दोस्त? मैं पढ़ता तो हूं, तुम चाहते तो ये भी कह सकते थे आई स्टडी, पर आज इससे काम चलेगा नहीं दोस्त। इसका मतलब क्या है? आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूं, इसका मतलब है आई डू स्टडी, पढ़ता तो हूं। तो आज एम्फेसाइजेशन देने के लिए डू तुम्हें लगाना पड़ा। समझ आई कहानी? या फिर अक्सर क्या होता है, हाँ तुमने देखा होगा कि तुम मान लो अभी क्लास ले रहे हो, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, और तुम्हें पता है क्लास बीच में छोड़नी नहीं है। अब तुम्हारी वाली फ़ोन करे जा रही है, एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया, चार बार आ गया, बट शी डजंट अंडरस्टैंड इट, शी कीप्स कॉलिंग, करे जा रही है, तुमने उठाया नहीं, तुम सख्त लौटे हो, तुम्हें करनी है पहले पढ़ाई। अब तुमने देखा यार 13 मिस कॉल, मर तो नहीं गई, ठीक है, थोड़ी देर बाद तुमने कॉल की, जब तुमने कॉल बैक करी तो इसने सीधे तुमसे छूटते कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुमने हर तरीके से समझा दिया, भाई मेरी एनडीए की क्लास थी सर, 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ा रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जब ये बार बार कहेगी तो दोस्त तुम क्या कहोगे? तुम्हें कहना पड़ेगा आई डू लव यू। क्या मतलब हुआ? मैं तुमसे प्यार करता तो हूं, अगर तुम चाहते तो ये भी कह सकते थे आई लव यू। इसका मतलब क्या हुआ? ये तुम रोज बोलते ही हो, रात को गुड नाइट, है ना, भेजते हो ना रात वाला मैसेज, गुड नाइट आई लव यू पुच्ची, सुबह उठे गुड नाइट आई लव यू, एक वो किस वाली स्माइली, तो ये सब तो यार ये सब तो रोजाना चलता है। सवाल है इसका आई डू लव यू का क्या मतलब है? मैं तुमसे प्यार करता तो हूं, और क्या करूं, ऐसा क्या कर दूं, क्या बदन पे खुदवा लूं अपने, क्या कर लूं, सो दैट इज आई डू लव यू, एम्फेसाइजेशन के साथ। इसी सेंटेंस को अगर तुम पास्ट से या सिंगुलर से बनाना चाहते हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, she does like me but she doesn't love me। ये आजकल बड़ा चल रहा है ना, ये मैंने आजकल बड़ा सुना है। वो मुझे पसंद तो करती है, मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, बट शी डजंट लव मी, है ना। शी डजंट लाइक, तो लाइक कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये डस हटा दोगे तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा। शी डज लाइक मी का मतलब है अरे यार ऐसा नहीं है पसंद नहीं करती, पसंद तो करती है बट प्यार नहीं है। या फिर दे डिड हेल्प मी बट दे चार्ज्ड फॉर इट। क्या मतलब हुआ? उन्होंने मेरी मदद तो की थी, बट उन्होंने क्या किया, इसके लिए मुझे, पर इसके लिए उसने मुझे चार्ज किया।
तो हमेशा देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ पे ये रूल होता है ख़त्म। एक बार वापस जाते हैं और 10 सेकंड में करते हैं इसका क्विक रिवीजन। भाई मैंने आपको बताया डिड डू डस एक ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कभी तो काम करेगी मेन वर्ब की तरह और कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है, बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग, और डिड डू डस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? करना। इस पे मैंने आपको दिए कुछ सेंटेंसेस और आपकी आत्मा हो गई तृप्त। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हमेशा के लिए याद रखने वाली बात है, जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी वो कभी अकेले आएगी नहीं, जब भी आएगी तो अपने साथ लेगी हमेशा और एक हमेशा मेन वर्ब, और वो मेन वर्ब होगी डिड डू डस के केस में फर्स्ट फॉर्म। चाहे तो देख लो, देखो भाई फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सब जगह हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आगे भी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आगे भी एम्फेसाइजेशन में भी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये दूसरा रूल भी एकदम क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं बोले 100% एंड एक्सीलेंट। ठीक है, ये था आपका रूल 2, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब का बेसिक। अगर ये बिल्कुल क्लियर हो गया है तो याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में आप बताना नहीं भूलिएगा, एक्सीलेंट और 100% लिखिए। डाउट है तो डाउट पूछिए, आपका डाउट मोस्ट वेलकम है। चलो भाई अब चलते हैं, एक छोटा सा रूल मैं आपको और करा देता हूं इसी क्लास में। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड रूल। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? रूल 3। और ये एकदम धमाकेदार रूल है, ज़बरदस्त रूल है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ये जानते हैं आप, इनको जानते होंगे, गेट, गेट्स, गॉट, गॉटन, गेटिंग। जानते हो उसको? ये क्या है? ये है एक कॉजेटिव वर्ड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कॉजेटिव वर्ब? कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? जो कभी तो काम करती है, ये भी ऑक्सिलरी की तरह है काफी हद तक। कभी ये काम करेगी मेन वर्ब की तरह, और दोस्त कभी ये हो जाएगी पॉजिटिव वर्ब। और अभी आपने पिछले रूल में, रूल नंबर 2 में सीखा कि कभी भी कोई वर्ब अगर मेन वर्ब की तरह काम करती है तो वो बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। तो जरा जल्दी से सोच के मुझे बताओ कि गेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगर सोचोगे तो सबसे पहले जानोगे कि यार सर गेट का मतलब होता है पाना, है ना। गेट का मतलब सर क्या हो जाता है? सर गेट का मतलब तो पाना होता है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ गेट अप, ऊपर पाओ, गेट डाउन, नीचे पाओ, गेट इनसाइड, अंदर पाओ, गेट ऑन टू द हॉर्स, घोड़े पे पाओ, अबे ये क्या बात है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है गेट का सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता। गेट इज अ वर्ब विच हैज गॉट मल्टीपल मीनिंग्स। तो जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब होती है बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग, और गेट के हैं मल्टीपल मीनिंग। जैसे ऑब्टेन, रिसीव, possess, अंडरस्टैंड, या फिर ईट, टेक, ठीक है, ब्रिंग। इस तरीके से बहुत सारे मीनिंग्स आ सकते हैं गेट के। अब सवाल यह है सर इतने सारे मीनिंग तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई किस सेंटेंस में गेट का क्या मीनिंग है। तो ये बहुत आसान है बाबू, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आप अपने आप बता दोगे। मैं 5-6 सेंटेंस लिख रहा हूँ और आप मुझे फॉलो करना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मीनिंग है। ठीक है, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, तुम अपने आप समझ जाओगे, बाद में बताऊंगा मीनिंग। जैसे I got you, she
gets good marks in physics, या फिर we have got 3 cars for our employees, या फिर get me some milk from the market, या फिर get some fresh juice and you will feel better. अब देखो भाई, एक बार में तुम समझ जाओगे कि क्या मीनिंग है। देखिए, आई गॉट यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई अंडरस्टैंड यू। भाई आई ऑब्टेन यू, आई रिसीव यू, आई पजेस यू तो नहीं होगा ना। पजेस का मतलब होता है ओन करना, अपने पास होना, रखना। तो ये ओन तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा? आई गॉट यू, आई अंडरस्टूड यू, मैं समझ गया हूं तुम्हें। अंडरस्टूड यू कहते नहीं, ओके ओके गॉट इट, ओके आई गॉट इट। तो गॉट इट का मतलब क्या है? ओके नाउ आई अंडरस्टैंड इट, या नाउ आई अंडरस्टूड इट। ठीक है, ऐसे ही शी गेट्स गुड मार्क्स इन फिजिक्स। तो गेट्स का मतलब क्या है भाई? मार्क्स को क्या करते हो? ऑब्टेन ही तो करते हो, खाओगे थोड़ी, है ना? खाओगे नहीं, पजेस नहीं करोगे, टेक नहीं करोगे। ऐसे वी हैव गॉट 3 कार्स, तो यहां पे भी क्या मतलब आ रहा है? यहां पे मतलब आ रहा है पोजेशन, पजेस या फिर ओन, है ना? तो वी हैव गॉट 3 कार्स फॉर आवर एम्प्लॉयज, हमारे पास हमारे अपने एम्प्लॉयज के लिए 3 कार्स है। या फिर गेट मी सम मिल्क फ्रॉम द मार्केट। तो गेट मी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रिंग मी सम मिल्क, कुछ दूध ले आओ यार मेरे लिए, है ना? ब्रिंग मी सम मिल्क फ्रॉम द मार्केट। और ऐसे ही गेट सम फ्रेश फूड एंड यू विल फील बेटर। तो क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे? कि कुछ फल वल खा लो, गेट योरसेल्फ सम फूड्स। सो गेट का मतलब यहाँ पे ईट जैसा आ रहा है ना? तभी तुम बेटर फील कर सकते हो। अगर तुम अगर अपने पास रख लोगे, रिसीव कर लोगे, तो नहीं आएगा ना। तो आगे वाले सेंटेंस से मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ पे गेट का मतलब ईट से आ रहा है। क्लियर हुआ तो प्यारा सा थम्स अप, मतलब आप मुझे एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर चीज़ें बिल्कुल क्लियर जा रही हैं। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर टीचर भी अलग होता है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगी। सो ये था आपका 3rd रूल का पहला वाला बेसिक पार्ट। मैंने क्या बताया? हाँ, अब इस पर कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो ये तो मैं बता चुका हूँ ना दोस्त। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आप जानते हैं सिंगुलर है, ये सेकंड फॉर्म है, ये वाली थर्ड फॉर्म है, ये वाली आईएनजी फॉर्म है। बट इसमें एक चालाकी है। चालाकी क्या है दोस्त? कि ये सेकंड फॉर्म भी है और ये थर्ड फॉर्म भी है। अब तुम सोच रहे होगे सर 2 थर्ड फॉर्म है गेट की। हाँ भाई साहब, गेट की 2 थर्ड फॉर्म है। ये जो पहली वाली है, ये जो दूसरी वाली है गॉट इन, ये है दोस्त आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब समझते हैं? आउटडेटेड का मतलब है कि अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये कैसी हो गई है? ये आउटडेटेड हो गई। आउटडेटेड का मतलब है अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं जी, कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आउटडेटेड है। जैसे मतलब गलत नहीं है उसका इस्तेमाल करना, पर हम करते नहीं है। जैसे एम्बेसडर कार, जैसे नोकिया के फ़ोन अब यूज़ नहीं होते, बट अगर कोई करेगा तो पुलिस थोड़ी पकड़ के ले जाएगी। गलत नहीं है उसका इस्तेमाल, बट हम करते नहीं। इफ़ यू रीड समथिंग फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस, फ्रॉम जॉन मिल्टन या कोई भी पुराना राइटर, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा गॉट इन। अब के कंटेम्प्रेरी राइटर्स इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो गॉट और यही दोनों, यही सेकंड फॉर्म भी है और यही थर्ड फॉर्म भी है। फिर मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में सवाल आया होगा, सर अगर ये सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब ये सेकंड फॉर्म है कब थर्ड फॉर्म? बहुत आसान है दोस्त। देखो भाई, ये एक मात्र ऐसी वर्ब नहीं है गॉट जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। जैसे आइए देखते हैं अगले पेज पे। जैसे मैंने लिखा किल्ड, जैसे मैंने लिखा
वर्कड, गॉट, प्लेड, वन, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। इनके साथ क्या है, सेकंड थर्ड सेम है। तो पहचानोगे कैसे? याद रखो ये 2 नंबर का आदमी है, सेकंड फॉर्म मतलब 2 नंबर का आदमी, और जो 2 नंबर का आदमी होता है कभी अकेले ही रहता है, किसी के साथ नहीं रहता। तो इससे पहले आती है नो हेल्पिंग वर्ब। क्या बताया मैंने कि अगर इनमें से कोई भी सेकंड फॉर्म होगी तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। कैसे याद रखोगे कि जो 2 नंबर का आदमी होता है वो क्या करता है, उससे पहले उसकी कोई मदद नहीं करता, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर ये होगी थर्ड फॉर्म तो याद रखो थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर इट। तो इससे पहले तुम्हें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। जैसे अगर मैं कहूं शी किल्ड अ मैन, उसने एक आदमी को मार दिया, या फिर वी वर्कड टुगेदर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकेंड फॉर्म है। या फिर दे प्लेड ऑनेस्टली। एक सेंटेंस गॉट से भी देता हूं क्योंकि गॉट की वजह से तो ये सब लिखा है मैंने। आई गॉट यू रॉन्ग, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तो देखिए जब आप इन सेंटेंसेस पे गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि भाई देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। बट अगर मैं इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं आई हैव गॉट यू, क्या मतलब हुआ, मैं तुम्हें समझ गया हूं। तो यहां पे हैव आ गया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, तो अब ये हो जाएगी थर्ड फॉर्म। समझ आई कहानी? या फिर मैं कहूं शी वॉज किल्ड बाय अ मैन। अब तुम देखोगे यार किल्ड से पहले तुम्हें देखने को मिल रहा है क्या, एक हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या है, वॉस, ये है हेल्पिंग वर्ब, और इसलिए ये हो गया थर्ड फॉर्म। एक और दिखा देता हूं सेंटेंस वर्क से। क्या मतलब हुआ, ही हैड वर्कड हार्ड, वो मेहनत कर चुका था। कब मेहनत कर चुका था, बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, इससे पहले कि वो शहर छोड़ता वो बहुत मेहनत कर चुका था। तो आपने क्या बात जानी, आपने जानी कि भाई ये जितने भी है ना, जो भी सेकंड और थर्ड फॉर्म देखने में सेम लगते हैं, इनसे पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो वो थर्ड फॉर्म बन जाती है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म है, तो 2 नंबर का आदमी है, हमेशा अकेले आता है, मतलब सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले यूज होती है। अब वापस आते हैं कहाँ पे, हाँ ये बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी वर्ब जब पॉजिटिव होती है 2 तरीके से काम करेगी, है ना। एक तो एक्चुअल मीनिंग बताएगी, ये बता दिया यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग, सेकंड थर्ड फॉर्म की कहानी भी खत्म। अब जब भी कोई वर्ब पॉजिटिव होगी तो अकेले नहीं आएगी दोस्त, ये ऑक्सिलरी की तरह है, अपने साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेगी, ठीक है। गेट के साथ, अच्छा पॉजिटिव क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है जब सब्जेक्ट अपना काम किसी और से कराता है, जब सब्जेक्ट अपना काम किसी और से करा ले। जैसे मैं कहूँ, हाँ ये वाला सेंटेंस है, इससे तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा, सब्जेक्ट काम खुद नहीं करेगा, किसी और से करा रहा होगा, देखना। ये वाला सेंटेंस है, कभी ना कभी जीवन में किसी ना किसी ने तुमसे ज़रूर बोला होगा, कैन यू गेट माई फोन रिचार्ज्ड। तुम्हें लगता है हाँ इसीलिए तो पैदा हुआ हूँ मैं, है ना। तो तुमने क्या देखा कि देखो ये जो यू है ये सब्जेक्ट है, ये काम खुद नहीं कर रहा, सब्जेक्ट यू तो है भाई। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है।
हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो जब आप कहते हैं कैन यू गेट माई फोन रिचार्ज, तो इसका मतलब क्या होगा कि यू कह रहा है, कैन यू, क्या तुम मेरा फोन रिचार्ज करवा सकते हो, खुद नहीं कर रहा, करवाने की बात कर रहा है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसी रहती है, इसकी फॉर्मेशन रहती है गेट आता है, गेट के साथ जिस चीज की बात हो रही है वो आती है, और फिर आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझे, जैसे ये आया गेट, जिस चीज की बात हो रही थी वो, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस पे जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि गेट के अलावा तुम्हें कुछ और देखने को मिल जाता है, मतलब थर्ड फॉर्म की जगह तुम्हें सेकंड फॉर्म लगा दें, फर्स्ट फॉर्म लगा दें, सिंगुलर लगा दें या आईएनजी लगा दें, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, एक बार पॉजिटिव को और गहराई से समझ लेते हैं ताकि डाउट ना रहे कोई भी। जैसे मैंने कहा आई रिपेयर माई कार, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी कार खुद रिपेयर करता हूं। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव नहीं है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, सब्जेक्ट खुद रिपेयर कर रहा है। बट अगर मैं कह दूं आई गेट माई कार रिपेयर्ड, अब क्या मतलब हुआ, करता नहीं हूं दोस्त, करवाता हूं मैं, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। तो गेट के साथ कौन सी फॉर्म, जिस चीज की बात हुई बीच में, और थर्ड फॉर्म। या फिर शी वॉशेस हर क्लोथ्स, तो कौन धोता है उसके कपड़े, लड़की खुद धोती है ना। बट अगर मैं कह दूं शी got her clothes washed, अब जानते हैं उसका क्या मतलब होगा कि उसने अपने कपड़े धुलवाए, खुद नहीं धोए भाई, खुद नहीं धोए, लड़की ने क्या करा, हर क्लोथ्स वॉश्ड। तो जिस चीज़ की बात होगी, क्लोथ्स की बात हुई बीच में आया, कार की बात हुई बीच में आया, फोन की बात हुई बीच में आया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस गेटिंग से भी दे देता हूं, जैसे एक तो होगा आई एम सेलिंग माई हाउस, क्या मतलब हुआ कि मैं अपना घर बेच रहा हूं। बट मैं चाहूं तो ये भी तो कह सकता हूं आई एम गेटिंग माई हाउस सोल्ड बाय अ ब्रोकर, मैं अपना घर किसी ब्रोकर के थ्रू बिकवा रहा हूं, है ना, किसी दलाल के थ्रू, किसी वेंडर के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू बिकवा रहा हूं। तो गेटिंग के साथ माई हाउस, और जिस चीज की बात हुई ये माई हाउस आया बीच में, और थर्ड फॉर्म लास्ट में। तो ये था हमारा थर्ड रूल, क्या, गेट। एक बार इसका क्विक रिवीजन करेंगे पीछे जाके, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, अभी मैं तुम्हें इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। हाँ, तो गाइज मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग, गॉटन, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो कभी मेन वर्ब की तरह और कभी कॉजेटिव वर्ब की तरह काम करते हैं। जब भी ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, इनके मल्टीपल मीनिंग होते हैं। उसको आप समझेंगे कैसे, मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि आप कितना ईजिली उसे समझ सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई वर्ब अगर पॉजिटिव होती है, कभी भी कोई वर्ब अगर पॉजिटिव होती है तो वो अकेले नहीं आती, अपने साथ हमेशा और हमेशा क्या लेती है, एक मेन वर्ब लेती है। और जब भी आप बात करेंगे, मेन वर्ब लेती है, तो जब भी आप बात करेंगे गेट की, तो गेट के साथ अगर कभी भी कोई वर्ब लगेगी तो वो हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल आपने देखे कि कहाँ कहाँ मैंने थर्ड फॉर्म लगाई, ये देखिए, थर्ड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो में टाइम भी हो गया है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से अगर आपको कोई स्लाइटेस्ट डाउट हो
तो भी आपका डाउट मोस्ट वेलकम है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफेंस वाला पे आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बस मेरा हाथ पकड़ के आप चलते रहिए, डाउट पूछते रहिए और सिलेक्शन इस बार मार कर दिखाइए। ठीक है, तो लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।